मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। नमस्कार। जाने माने शायर राहत इंदौरी नहीं रहे। राहत इंदौरी के बारे में जितना कहा जाए कम। इंदौर शहर का नाम पूरे विश्व में उन्होंने रोशन किया और इंदौर के लोगों को उनसे अथाह प्रेम है। बहरहाल राहत साहब के साथ एक लंबा अरसा जिन्होंने बिताया, और राहत साहब के बारे में बहुत सारी जानकारियां जिस शख्स के साथ मौजूद है, वो शख्स हिदायतुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। हिदायत भाई, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनील जी, बहुत शुक्रिया। राहत साहब का जाना, क्या कहते हो आप? कोई कुछ भी नहीं कह सकता है सुनील जी। ये ऐसा जाना है कि बहुत सताएगा ये, और सता रहा है। कई हिस्सों में जगह खाली हो गई है। कहते हैं कि हर जगह भर जाती है, लेकिन हर जगह भरती नहीं है जी। राहत साहब का नुकसान पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। राहत साहब एक शायर के तौर पर सारी दुनिया जानती है, लेकिन राहत साहब एक व्यक्तित्व के तौर पर आपसे बेहतर पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई नहीं जानता। क्या कहते होंगे व्यक्तित्व के बारे में? राहत साहब को जानने के लिए सबसे आसान बात यह है कि उनकी हम शायरी को जान लें। आमतौर पर क्या होता है कि लोग होते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन राहत साहब की बड़ी आसानी ये थी उनको समझने के लिए कि उन्होंने जो शायरी की, जिस तरह की बातें की, वही बस वो थे। सामने कुछ पीछे कुछ वाला नहीं था। और उनको लगता था कि जो भी सच है, जो उन्हें सच लगता था, उस पर वो कोई समझौता नहीं करते थे, सीधे बोल देते थे। पक्कड़ आदमी थे। इतने बड़ा नाम हो गया था, पूरी दुनिया में उनको सुना जाता था, लेकिन उनके अंदर का जो फनकार था वो बहुत बच्चा था। वो हमेशा वैसी ही जिद करता था जैसी आमतौर पर फनकार करते हैं, और वो दुनिया के जो तौर तरीके हैं उनको आखिर तक सीख भी नहीं पाए। सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी बात कहना आती थी, लफ्ज पिरोना आते थे, और उनकी वजह से ही दुनिया में पहचाने गए। मुझे लगता है कि उनको समझने के लिए सबसे बेहतर है कि उनकी शायरी को पढ़ा जाए, समझा जाए। बस जो उनकी शायरी है वही राहत इंदौरी। कितनी अच्छी बात कही कि जो उनकी शायरी है वही राहत इंदौरी है। राहत साहब का अंदाज जुदा था। राहत साहब के बारे में अगर हम बात करें तो जब वे शायरी करते थे, उनके अंदाज को कई लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि राहत साहब जिस गहराई के साथ शायरी करते थे और जिस अंदाज के साथ बोलते थे, उन्हें पता होता था कि इस शब्द को, इसको कहाँ तक लेकर जाना है, कितना खींचना है। जिसको आमतौर पर भाषा में कहा जाए, वॉइस में कहा जाए, तो मॉड्यूलेशन वाली बात है। राहत साहब का अंदाज को आप इस तरह से ले सकते हैं कि जब उन्होंने इस अंदाज की शुरुआत की और जिस तरह से शायरी की, जब मुशायरे पर तरन्नुम हावी था, तरन्नुम छाया हुआ था, उसने मुशायरे को पकड़ रखा था। और जब उन्होंने इस अंदाज में, बेबाक अंदाज में और थोड़े मुशायरे को, डायस को हिला देने वाले अंदाज में बोलना शुरू किया, तो उन पर उनका मजाक बना, तरह तरह की बातें होने लगी कि ये बात चलेगा नहीं, ये ठीक नहीं है। उसको कुछ लोगों ने उसको अदब के खिलाफ बनाया, लेकिन वो पहचान बन गया। और उसके बाद ये होने लगा सुनील जी कि वो डायस पर बैठे रहते थे और नए लड़के उनके सामने आते थे, शायरी करते थे, और अंदाज राहत इंदौरी वाला ही रहता था। तो एक बार किसी शायर ने, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनसे एक लड़का जो है राहत साहब के सामने राहत साहब के अंदाज में ही शायरी कर रहा था, बिल्कुल लटके झटके, और आवाज पूरी वही थी। तो उन्होंने उनको बुलाया कि तुम बहुत अच्छा अंदाज तुमने राहत का कॉपी किया है, लेकिन राहत इंदौरी बनने के लिए मुंह भी काला करना पड़ता है। तो वो राहत साहब के लिए को कॉपी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास सिर्फ अंदाज नहीं था, शायरी भी थी। आप अंदाज तो कॉपी कर सकते हैं, ख्याल कैसे कॉपी करेंगे? कहने का, बात को कहने का सलीका कैसे कॉपी करेंगे? इसीलिए राहत इंदौरी ने वो सारे तिलिस्म तोड़ दिए, वो सारी रिवायत तोड़ दी जो शायरी के डायस पर बरसों बरस से चल रही थी। आपने एक फेसबुक पर पोस्ट की है राहत साहब को लेकर। उस पोस्ट में कई सारी बातें लिखी है, उनके अंदाज को लेकर बात की लिखी है, उनके अस्पताल जाने के दौरान के वाकयात पर बात की है। साथ ही पद्म सम्मान जैसे सम्मानों को लेकर भी आपने बात की है। और एक दर्द भरी पोस्ट भी है, अंत में उसमें दर्द भरे वाक्य भी हैं जो लोग आज राहत साहब पर कमेंट कर रहे हैं।
इन सब बातों पर मैं आपके विचार जानना चाह रहा हूँ। देखिए, राहत साहब की खूबी ये थी कि उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, बल्कि दिया। वो कहते भी रहे कि एक कलंदर हुकूमत इनाम भी दे सकती है और कलंदर इनकार भी कर सकता है, तो उन्होंने हमेशा इनकार किया। जो इनाम को लेकर जितनी भी तिकड़मबाजी होती है वो सब उनको आती नहीं थी। इसलिए आप देखिएगा कि उनकी अलमारी में वो सारे इनाम नहीं है, उनकी रैक में या उनकी तिजोरी में, जो जो जिसको हासिल करने के लिए फनकार, शायर, कवि, पत्रकार या दूसरे सब लोग तरह तरह की जुगत बिठाते हैं। लेकिन उनके पास वो सब नहीं है जो राज साहब के पास है। राज साहब के पास मोहब्बतें हैं, लोगों की प्यार है, जो हम देख रहे हैं किस तरह से उनको लोगों ने याद किया है पूरी दुनिया में। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा शायर था जिसके जाने के बाद, इससे पहले किसी शायर के जाने के बाद इतना शोर नहीं हुआ, इतना याद नहीं किया गया जितना राज साहब को याद किया गया। आप और हम इसको देख रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने यहाँ भी नफरत की तिजारत की है। नफरत, पता नहीं ये लोग कहाँ से इतनी नफरत ला रहे हैं। अब राहत साहब से कोई कैसे नफरत कर सकता है? उनके कुछ शेर या कुछ बातों को आपको बुरी लग रही हैं और उस पर आपने इस तरह का तिलिस्म खड़ा कर दिया। उनकी जात, उनकी मजहब, उनकी बरादरी, क्या था राहत इंदौरी का मजहब? क्या थी राहत इंदौरी की जात? वो तो, उनका मजहब तो शायरी थी, उनका मजहब तो इंसानियत था। वो कोई मौलाना थे? कुछ भी नहीं थे। वो एक पक्का आदमी था जो किसी भी नियम को नहीं मानता। जो भी हर बिरादरी के नियम होते, किसी नियम को उन्होंने कभी नहीं माना। हर वो काम किया जो उनको करना था, हर वो बात कही जो उनको अच्छी लगती। अगर वो ये भी तो कह गए ना कि मेरी लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख दे, वो उसी मिट्टी में दफन है जिस मिट्टी को वो याद करते। अब अभी हमारे हमारे ही शहर के कब्रिस्तान में उनकी उनकी कब्र है, और जिस मिट्टी को याद करते थे कि तूने मुझे जमींदार कर दिया, 2 गज जमीन का मालिक, तो उसी मिट्टी में तो वो दफन, उसी मिट्टी की तो बात करते थे। उसी मोहब्बत, उसी वतन से उनको भी मोहब्बत थी जिसको आपसे और हमें है। लेकिन अगर कोई कहीं से भी पकड़ना चाहता है, कोई नफरत फैलाना चाहता है, तो ये बहुत खतरनाक है। और जिस तरह से लोगों ने इस पर कमेंट किए हैं, मैं और हर वो आदमी जो राहत साहब से प्यार करता है, या जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, या जो मोहब्बत से प्यार करता है, वो उदास है, मायूस है, और वो नाराज भी है। सही कहा आपने। राहत वाकई में फक्कड़ किस्म के इंसान थे और उनका मजहब शायरी थी। उनके मजहब में वो सब बातें नहीं थी जिस बातों को लेकर हम उनके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सही बात है। आपने कहा राहत साहब फक्कड़ इंसान थे। राहत साहब के बारे में माना जाता है कि हाल ही में उनके परिवार में एक शादी थी जिसमें वो शामिल हुए और उन्होंने कह दिया ये मास्क वाला मुंह लेकर मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, वो बच्चे बहुत फिक्रमंद थे, सतलज और फैसल दोनों, और बाकी भाभी भी। तो सभी लोग की, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि राहत साहब की जो उम्र है और जो राहत साहब के जो जिस्म का ये जो हालात हैं, कई तरह के आप जानते हैं, उनको बीमारियां थी और वो उससे लड़ रहे थे। इसलिए घर वाले फिक्रमंद थे कि कहीं ये जो कोरोना है ये उस तरफ ना आ जाए, वरना राहत साहब को दिक्कत देगा। लेकिन उनकी अपनी तबीयत थी, उनका अपना अंदाज था। वो उनको जीने का, जब उनको मास्क का कहा गया तो बोले नहीं यार, इतनी शर्तों पे तो नहीं जीऊंगा, ये मेरा काम नहीं है। और वो हर मामले में उनका यही रुख था। और अब कोरोना उसकी उनके जाने की वजह बन गया। मेरे को लगता है कि कोरोना को ये ब्रेक थ्रू मिला है सुनील जी। इससे वो मकबूल हो गया कि उसने राहत साहब को अपनी चपेट में ले लिया, या वो उनकी वजह बन गया। तो राहत साहब का तो उनके जाने से तो जो नुकसान हुआ ही है, लेकिन कोरोना को इसकी वजह से मकबूलियत हासिल हुई। राहत साहब का ऐसा जाना कितना कबूल करते हैं? राहत साहब जाना तो सबको है, लेकिन राहत साहब जिस तरह से गए हैं, कबूल करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सुनील जी, इस बात का इत्मीनान है कि वो जो कुछ कह गए हैं वो हमारे पास मौजूद है। और लोग तो चले जाते हैं, लेकिन लफ्ज रह जाते हैं, बातें रह जाती हैं, उनके विचार रह जाते हैं। राहत इंदौरी ने 50 साल शायरी की है, अपनी बात कही है, और ये 50 साल में वो इतना कुछ दे गए हैं जो कई सदियों तक काम करता रहेगा। और मुझे लगता है कि जब तक हम लोग शायरी सुनते और कहते रहेंगे, जब तक राहत इंदौरी का जिक्र होता रहेगा। सही कहा आपने। राहत साहब का इस तरह जाना शायद कबूल इसलिए नहीं हो सकता कि अगर कोरोना नहीं होता तो राहत साहब का जनाजा कैसा निकलता इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राहत साहब
जो इंदौर शहर को एक अपने नाम के साथ जोड़ कर गए हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकता। उनकी शायरी ने शहर को भी एक मान और सम्मान दिया है। राहत इंदौरी, कौन भला अपने सरनेम को छोड़कर अपने शहर का नाम लगाता है? तो उनका अपने वतन के प्रति, अपने शहर के प्रति जो लगाव है, इससे अच्छा उदाहरण उसका कुछ नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? बिल्कुल, वो बिल्कुल राहत इंदौरी ने राहत इंदौरी के राहत कुरैशी थे, राहत इंदौरी लगाया। शायर आमतौर पर जहाँ रहते हैं उसको फखल उसको लगाते हैं। लेकिन ये मान लीजिए आप कि राहत इंदौरी की वजह से इंदौर को पहचान मिली है। कहीं जो लोग बाहर जाते थे और वो कहते थे मैं इंदौर से हूँ, तो अच्छा बोले वही शहर है जहाँ के राहत इंदौरी है। मैंने शायद किताब में लिखा भी है कि मेरे एक दोस्त हैं अनीस कुरैशी, वो पाकिस्तान गए, वहाँ रेल में वो सफर कर रहे थे, बात निकली हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान से इंदौर पर आई, तो पास में एक अजनबी बैठे थे, उन्होंने कहा ये इंदौर वो तो नहीं है जहाँ राहत इंदौरी रहते हैं? हाँ, अनीस ने बताया हाँ ये वही इंदौर है। वो करीब आ गया, बोले मुझे किसी भी तरीके से राहत साहब से तुम इंदौर जाओ तो उनकी किताब दे देना, उनसे बात करा देना, मैं बहुत बड़ा फैन। तो ये फनकार लोग, ये कलाकार लोग ऐसे शहर की मदद करते हैं, शहर को लोगों तक पहुंचाते हैं। जो लोग घटिया बातें कर रहे हैं इनको इनकी गली में भी कोई नहीं पहचानता है, लेकिन राहत इंदौरी ने उन्हीं के शहर को और हम सब के शहर को वहां पहुंचा दिया जहां पर लोग हिंदी और उर्दू बोलते हैं। राहत साहब का कोई एक पसंदीदा शेर जो आपको बहुत पसंद राहत साहब के सभी शेर मुझे बहुत पसंद है। राहत साहब ने क्या है, अलग अलग जाविये से अलग अलग तरीके से अपनी बात कही है, इसलिए मैं कोई एक शेर आज सुनाने की उसमें नहीं हूं, वरना राहत साहब पूरे पूरे उसी शेर में आ जाएंगे। तो आपको जो पसंद है और जहां से भी राहत साहब का शेर आप पढ़ेंगे, मुझे लगता है वो शेर ही सबसे बेहतर होगा। तो मैं चाहता हूँ कि राहत साहब को किसी एक शेर में मैं कैद नहीं करूँ, वो तो उनका हर शेर लाजवाब। कोई भी एक शेर सुना दीजिए। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये वही शेर है जो सबसे ज्यादा चर्चित है। वाह! हिदायत भाई, आपने कार्यक्रम किया था जश्न राहत, जी और जी मैं भी उस कार्यक्रम का हिस्सा रहा। आपके निमंत्रण पर मैं भी वहां रहा। उस जश्न राहत में जो लोगों की मौजूदगी थी, उपस्थिति थी, वो राहत साहब के सम्मान के लिहाज से भरपूर थी और लोगों ने उस पूरे आयोजन को अच्छे से जिया। राहत साहब को कैसे मना पाए थे उस कार्यक्रम के लिए? आमतौर पर राहत साहब इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करना पसंद नहीं करते। राहत साहब से ये सिलसिला करीब 5 एक साल से चल रहा था। 5 6 साल से ये तमन्ना थी कि राहत साहब के एजाज में, उनके आनर में, सम्मान में कुछ होना चाहिए, लेकिन वो अक्सर मना कर देते थे। बात बन भी नहीं पा रही थी, कुछ न कुछ वजह हो जाती थी। उन्हें लगता था कि पता नहीं ये लोग सम्मान को वो शाल शरीफल की तरह समझ रहे थे और उनका ये कहना था कि ये मुझे सम्मान की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने खुद कहा, पता नहीं कहाँ से उन तक ये बात आ गई थी, उनको कुछ एहसास हो गया था कि यार मियाँ कर डालो। जब उनसे बोला हमने कि ऐसा करना है, बोले कर डालो, पता हो सकता है बाद में मेरी याद में करना पड़े। तो फिर हुआ, और जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का कोई दखल नहीं था, किसी का कोई कारनामा नहीं था। वो लोगों की राहत साहब से मोहब्बत थी जो दिखाई दी, और लोगों ने बताया कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं अपने महबूब शायर से। सही कहा आपने। कुछ वाकयात अभी ताज़ा ताज़ा वाकयात हैं कि राहत साहब को जब हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था तब वो शायद जाने के लिए तैयार नहीं थे, और वे कभी अकेले रहे नहीं, ऐसा आपने लिखा है। क्या कहते हैं? वो असल में आईसीयू, या जो जो अभी कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, किसी अटेंडेंट को अस्पताल में रख नहीं रहे हैं। तो राहत साहब को अकेले रहने से बड़ी दिक्कत थी। उनकी दवाओं का पूरा सिस्टम था, भाभी आमतौर पर उनके साथ पूरे वक्त रहती थी। लेकिन एक बात बताऊं मैं कि 50 साल का जो उनका शायराना कैरियर रहा है, उसमें शायद ये कोरोना की वजह से जो 4 साढ़े 4 महीने घर में रहे हैं, बस इतने ही वो घर में रहे होंगे। इतना लंबा कभी घर में नहीं रहे उनके साथ। उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, अभी अस्पताल में भर्ती हुए थे, सब कुछ हुआ, लेकिन महीने 2 महीने में वापस वो मैदान में आ गए थे। इस बार बहुत लंबा हो गया था, और फिर सतलज बिल्कुल साथ रहने लगा था। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की उनको जरूरत रहती थी, वो अकेले रहने चाहते नहीं थे। और मुझे लगता है कि जो वो अकेले रहे कोरोना की वजह से, वो कहीं ना कहीं नुकसान कर गया।
बहरहाल राहत साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। हिदायत खान साहब ने बहुत सारी बातें उनकी शेयर की है। कई सारी बातें हैं जो हैं, लेकिन वक्त इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। हिदायत भाई, आपने हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर इस कार्यक्रम में आकर राहत साहब के बारे में कई सारी बातें कही हैं, कई सारे उन पहलुओं को छूने की कोशिश की जिनसे आम आदमी एक शायर की शायरी के अलावा अछूता था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना।